हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके एसेंशियल एलिमेंट। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जो है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक के लिए आपको 3 सेक्शन रेफर करने हैं। पहला है सेक्शन 3, फिर है सेक्शन 4 और फिर है सेक्शन 5। इन तीनों सेक्शन को अगर कंबाइनली पढ़ेंगे तो आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, कि जनरली जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है वो उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, उस प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है जो कि लेटर के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है। मतलब अब क्या होता है कि आप आमने सामने बैठ के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जनरली इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर के थ्रू हुआ है, मतलब आपने चिट्ठी लिख के किसी को प्रपोजल दिया है और सामने वाली पार्टी ने चिट्ठी लिख के ही आपको एक्सेप्टेंस दी है, तो उस टाइम पे क्या रूल्स होंगे वो सेक्शन 4 और 5 बताता है। तो सेक्शन 4 और 5 जो आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा, जो टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो सेक्शन 4 और 5 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो सेक्शन 4 और 5 है उसके रूल थोड़े से डिफरेंट है उनसे जो हम टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हम आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके रूल डिफरेंट है, और लेटर के थ्रू होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल डिफरेंट है। तो अगर आप इसकी वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। 3 कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होगा ये बात कर रहा है सेक्शन 3। कब कंप्लीट होगा ये बात कर रहा है सेक्शन 4, और कब तक रिवोकेशन हो जाना चाहिए ये बात कर रहा है सेक्शन 5। ठीक है। तो कैसे होगा 3 बताता है, कब कंप्लीट होगा 4 बताता है, और कब तक रिवोकेशन करना ये 5 बताता है। ठीक है। अभी आपको ये सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं हम सेक्शन 3। सेक्शन 3 अगर आप बात करो, सेक्शन 3 मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 3 क्या कहता है कि कंप्लीट कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो किसका कम्युनिकेशन, अगर हम इस सेक्शन को ब्रेक डाउन किया है हमने, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन 3 बात कर रहा है, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, प्रपोजल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज योर प्रपोजल आया, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ। ठीक है। अब अगर आप अपना प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहते हो, मतलब वापस लेना चाहते हो आप, रिवोकेशन, तो रिवोकेशन किसका, प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का? दोनों का रिवोकेशन हो सकता है, प्रपोजल का भी और एक्सेप्टेंस का भी। ठीक है। तो ये सेक्शन बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मतलब प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। किसके रिवोकेशन का, प्रपोजल के रिवोकेशन का या फिर एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे होगा। इट कैन बी बाय एनी एक्ट और ओमिशन। या तो पार्टी ने कोई एक्ट करके किया हो कम्युनिकेट सामने वाली पार्टी को, या कुछ ओमिशन करके किया हो। दोनों तरीके से हो सकता है, एक्ट से भी हो सकता है और ओमिशन से भी हो सकता है। ठीक है। अब ये जो एक्ट किया है, ओमिशन किया है, आगे की वर्डिंग से कहती है बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। दोनों वर्ड यूज करें, इंटेंड्स टू कम्युनिकेट एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। मतलब जो पार्टी कम्युनिकेट करना चाहती है, सामने वाली पार्टी को अपना प्रपोजल दे रही है, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को, मतलब जिसकी वजह से वो इंटेंस कर रहा है या तो वो इफेक्ट हो रहा है, उसके एक्ट का कोई इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को पता चल रहा है कि मेरे को प्रपोजल दिया गया। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ए बी को प्रपोजल देता है, ठीक है, तो ए ने एक लेटर लिखा, मतलब उसने कोई एक्ट किया। अब उसका एक्ट का इफेक्ट क्या हुआ, जैसे उसने अपना एक्ट पोस्ट किया उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। जैसे उसने पोस्ट किया उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि सामने वाली पार्टी को जो है उसका प्रपोजल उसके नॉलेज में आ जाएगा, जैसे लेटर उस तक पहुंचेगा। तो इसके इस एक्ट का इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ये हो रहा है कि सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हो रहा है उसका ये प्रपोजल। ठीक है। और उसने जो लेटर लिखा उसका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन था अपने प्रपोजल को सामने वाली पार्टी को देना। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 3 कह रहा है कैसे होगा, किसी एक्ट से भी हो सकता है, किसी ओमिशन से भी हो सकता है, और ऐसे एक्ट और ऐसे ओमिशन या तो इंटेंस कर रहा है, बता रहा है सामने वाली पार्टी को, या फिर
इफेक्ट ऐसा हो रहा है, आपका जो काम है, आपका जो एक्ट या ओमिशन है, उसका इफेक्ट ये हुआ कि सामने वाली पार्टी को आपका जो प्रपोजल है या एक्सेप्टेंस है या रिवोकेशन है उसका कम्युनिकेशन उसको पता चल चुका है। ठीक है, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतनी बात में ध्यान में रखनी है कि जो कम्युनिकेशन होगा प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का या रिवोकेशन का, वो किसी एक्ट से भी हो सकता है, किसी ओमिशन से भी हो सकता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने प्रपोजल को डिस्कस किया था और एक्सेप्टेंस को डिस्कस किया था कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसमें ये इम्प्लाइड है कि प्रपोजल आपका या एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस, दैट कैन बी इम्प्लाइड। वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है, वो इम्प्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली या वर्ड से हुआ हो या ओरली हुआ हो या राइटिंग में हुआ हो, और इम्प्लाइडली आपकी कंडक्ट से पता चला हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्शन 3 क्लियर हो गया हो कि कैसे हो रहा है प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एक्ट से हो रहा है, ओमिशन से हो रहा है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 3। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 कह रहा है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, व्हेन इट कंप्लीट। ठीक है, कब होगा कंप्लीट, सेक्शन 4 बता रहा है। देखिए, अगर आप आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, सामने से आपने उसी टाइम मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी या रिजेक्शन दे दी, जैसे भी आपका मन है। ठीक है, तो उसी टाइम पे बात क्लियर हो जाएगी। वही सेम बात टेलीफोन पे हो रही है। मैं आपको फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि ये अब मेरा ये प्रपोजल है आपको, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप उसी टाइम आंसर दे दोगे मुझे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी, जहाँ पे हमने लेटर के थ्रू क्या किया है, प्रपोजल दिया। तो सेक्शन 4 ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, पहले प्रपोजल के बारे में बात कर रखी है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए, इसमें दो पार्टी अपने पास, ए और बी। ए ने एक लेटर लिखा और लेटर के थ्रू अपना प्रपोजल दिया, लेटर के थ्रू अपना प्रपोजल बी को दिया। ठीक है, ए ने बी को लेटर लिखा और उस लेटर में उसने अपना एक प्रपोजल दिया है कि फॉर एग्जांपल उसने कहा क्या मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हो। ठीक है, अब जैसा ही ये क्या कह रहा है, सेक्शन 4 की लैंग्वेज कह रही है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। मतलब जैसे ही लेटर इसके पास पहुंच जाता है बी के पास, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, मैं आपको चिट्ठी के थ्रू कुछ लिख के भेज रही हूँ, तो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो चिट्ठी आपको मिल जाएगी। जैसे आपकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी, वैसे हम मानेंगे कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी तक नहीं बना है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, सिर्फ प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। मतलब जो मैंने आपको ऑफर दिया है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, जब वो आपके नॉलेज में आ जाएगी बात। ठीक है, आगे सेक्शन कह रहा है कि अब ये जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन था जो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्टेंस में। ठीक है, कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, अब इसी केस में देखिए, बी ने आपका जो ऑफर है या प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसने भी एक लेटर लिखा और ये लेटर उसने आपको भेजा। ठीक है, तो अब क्या है कि सेक्शन 4 ये कहता है कि जब बी इस लेटर को पोस्ट कर रहा था, जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा था और उसको पोस्ट कर लेटर बॉक्स में डाल रहा था, जिस टाइम पे उसने उसको पोस्ट किया उस टाइम पे हम ये मानेंगे कि ए के नॉलेज में ये बात आ गई है और अब ए जो है वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, इसमें क्या था, इसमें सिंपल था। जैसे बी के नॉलेज में आ रहा था उसी टाइम पे हम मान रहे थे कि प्रपोजल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। पर इसमें थोड़ा सा अलग मैटर ये है कि जब बी लेटर भेज रहा है ए को, तो क्या होना चाहिए था जनरली कि जब ए के पास चिट्ठी आ जाएगी तब कंप्लीट मानना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे बी ने पोस्ट किया उस समय हम ये मानेंगे कि ए के लिए ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो गया, ए के लिए जब बी ने लेटर को पोस्ट किया। ठीक है, और बी के लिए कब कंप्लीट होगा, जब ए के नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, तो दो ही चीज़ें, एक हम इसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं जो प्रपोजर है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं इसके बिहाफ पे जो प्रॉमिसी है। तो इसमें क्या है कि ए के लिए कंप्लीट कब माना जाएगा, जिस दिन बी ने लेटर पोस्ट किया, और बी के लिए कंप्लीट तब माना जाएगा जब वो ए के नॉलेज में आ गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी भी कब अराइज हो रहा है, जब वो ए के नॉलेज में आ जाए।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि जिस समय इसने पोस्ट किया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब ये लेटर ए को पहुंच जाएगा। लेकिन जो पोस्ट वाली बात है वो इसलिए है ताकि जो ए है अब वो मना नहीं कर सकता, अब वो ये नहीं कह सकता कि चिट्ठी मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं इस प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूँ, नहीं कर सकता वो, क्योंकि जिस दिन इसने चिट्ठी पोस्ट करी थी उससे पहले अगर इसने रिवोकेशन का लेटर भेजा होता तो तब हम मान सकते थे। लेकिन अगर चिट्ठी पोस्ट करने के बाद इसको रिवोकेशन का लेटर पहुंचा है बी को, तो हम ये मानेंगे कि जो ए जो है वो रिवोक नहीं कर सकता अपना प्रपोजल, ठीक है। इसी पॉइंट पे इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डिफरेंशिएशन है। इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में ये है कि जिस टाइम पे ये चिट्ठी पोस्ट कर देता है, मतलब बी जिसको चिट्ठी हमने भेजी थी, जिसको हमने प्रपोजल भेजा था, जैसे ही वो अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर देता है उस टाइम पे ही कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में ये है कि जिस टाइम पे इसने लेटर को पोस्ट किया उस टाइम पे इसके लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी अराइज नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट तब अराइज होगा जब ये लेटर इसको पहुंच जाएगा, जब ये लेटर किसको पहुंच जाएगा, ए को पहुंच जाएगा। तो ये डिफरेंस है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ में जिस दिन बी पोस्ट कर रहा है लेटर उस दिन से ही कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया, लेकिन इंडियन लॉ में तब होगा जब वो चिट्ठी किसको पहुंच जाएगी, ए के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा, दोनों पार्टी के बिहाफ पे देखिए। एक तो है जो आपका प्रपोजल है, जो प्रपोजल दे रहा है उसके बिहाफ पे, और जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके बिहाफ पे, ठीक है। तो अगर हम बी की बात करें तो इसके लिए जब हम ए की बात करें तो ए के लिए प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब बी ने लेटर पोस्ट किया। और बी के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ए के नॉलेज में वो बात आ गई, ए के नॉलेज में आ गई, मतलब ए को लेटर पहुंच गया, ठीक है। तब हम मानेंगे कि यहाँ पे बी के लिए कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये आपका इसका ये रूल था, ये थोड़ा सा अलग है, बस आपको ये ध्यान में रखना, जैसे वो पोस्ट कर देगा वैसे इसके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट बात करता है जो सेक्शन 4 ने पहले क्या बात करी, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा दोनों के बिहाफ पे, फिर बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा। रिवोकेशन, अगर आपने अपने प्रपोजल का रिवोकेशन किया या फिर आपने अपने एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन अपने रिवोकेशन का कम्युनिकेशन किया। देखिए इसके लिए रूल्स बिल्कुल सिंपल है, एक्सेप्टेंस के लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे पर इसके लिए अलग है, इसके लिए बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ही लेटर को पोस्ट कर रहा था वैसे ही ए के लिए जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट माना जा रहा था, लेकिन रिवोकेशन में ऐसा नहीं है। रिवोकेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल ए ने प्रपोजल दिया बी को, अब ए अपना प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है, ठीक है। तो उसने दोबारा एक चिट्ठी लिखी प्रपोजल के रिवोकेशन की और वो उसने पोस्ट कर दी। तो जिस टाइम पे ए पोस्ट कर रहा था उसके लिए कंप्लीट माना जाएगा। सीधी सी बात है भाई, मैं नहीं चाहती आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को रखना, तो जैसे मैं लेटर लिखी उसे पोस्ट कर दूंगी तो मेरे लिए ये माना जाएगा कि मैंने अपनी तरफ से रिवोक कर दिया है। और आपके लिए कब माना जाएगा, जब वो चिट्ठी आपको पहुंच जाएगी, जो सिंपल रूल है, ठीक है। सेम वही बी अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, मतलब उसने एक्सेप्टेंस कर ली थी, अब वो उसको रिवोक करना चाहता है, तो रिवोक कैसे करेगा, वो रिवोक करेगा जैसे उसने लेटर पोस्ट किया रिवोकेशन का, वो कंप्लीट माना जाएगा किसके लिए, बी के लिए। और ए के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वो चिट्ठी उसको पहुंच जाएगी। तो ये इसके रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं, थोड़ा सा इसका रूल टेक्निकल है एक्सेप्टेंस का। बाकी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा वो भी सिंपल है, रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का वो भी सिंपल है। सिर्फ एक्सेप्टेंस में आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था सेक्शन 4। सेक्शन 5 बात करता है कि रिवोकेशन का टाइम पीरियड बताया गया कि कब तक आपको रिवोकेशन करना है, ठीक है। इसी केस में मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को चिट्ठी लिखी, ठीक है, ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी के पास अब प्रपोजल आ चुका है, ठीक है, प्रपोजल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बी पोस्ट करने वाला है, अभी उसने पोस्ट नहीं करी, तो इसके पोस्ट करने से पहले ए को अपना रिवोकेशन का लेटर भेजना पड़ेगा बी को। कहने का मतलब, क्योंकि जब अगर बी ने लेटर पोस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बाउंड हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या मानते हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट किस दिन माना जाता है, जिस दिन बी लेटर पोस्ट कर देता है, उस दिन से ए बाउंड हो जाएगा। लेकिन ये सेक्शन 5 ये कह रहा है कि बी के पोस्ट करने से पहले, बी के
एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने से पहले ए को अपना रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का लेटर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब रिवोकेशन का लेटर पहले पहुंच जाना चाहिए बी के एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर को देने से पहले, मतलब इसके पोस्ट करने से पहले ये लेटर पहुंच जाना चाहिए। तो ये बात करता है सेक्शन 5। रिवोकेशन की बात करता है कि कब रिवोक हो सकता है, कब तक रिवोक करना है, आपको टाइम पीरियड बता रखा है। और अगर हम बात करें, ये तो था इसके बिहाफ पे, प्रपोजल के बिहाफ पे। अगर बी अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो बी अपना अगर एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो हमने क्या कहा था कि इसके लिए कब माना जाएगा बी के लिए कंप्लीट, जब चिट्ठी ए को पहुंच जाएगी। तो इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंच जाना चाहिए। मतलब पहले इसको एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचेगा, अगर उसको एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया तो हम क्या मानेंगे कि ये प्रपोजल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। तो इसके एक्सेप्टेंस के लेटर पहुंचने से पहले बी का जो है रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाना चाहिए। तो ये तो था सेक्शन 5 जो कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेक्शन 3, 4 और 5 समझ में आ गए होंगे। 3 कहता है कि कैसे होगा, किसी भी एक्ट और ओमिशन से हो सकता है। 4 कह रहा है कि कंप्लीट कब माना जाएगा, एक्सेप्टेंस का कंप्लीट कब माना, प्रपोजल का कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस का कब माना जाएगा, दोनों पार्टी के बिहाफ पे। अगर हम बात करें ए की जो प्रपोजल है उसके लिए जब उसने लेटर पोस्ट किया, और बी उसके लिए तब जब इसके ए के नॉलेज में वो बात आ जाएगी। सेम रिवोकेशन के रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। तो सेक्शन 3, 4, 5 ये आपको याद रखना है कि सिर्फ लेटर के केस में अप्लाई हो रहे हैं। जो आपकी आप आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर टेलीफोनिक कन्वर्जेशन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 4 और 5 अप्लाई नहीं होते। तो इसमें एक केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो टेलीफोनिक कन्वर्जेशन से जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनको हम ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो आमने सामने बैठ के हुए हैं, और उसके रूल्स जो आप आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या टेलीफोनिक कर रहे हो उसके रूल पोस्ट के रूल पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब जो पोस्ट के थ्रू आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके रूल पे जो आप टेलीफोनिक कन्वर्जेशन से कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसके रूल उस पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। तो आई होप कि आपको सेक्शन 3, 4, 5 समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी बेयर एक्ट से समझिए और बेयर एक्ट को पढ़िए, उसकी वर्डिंग से आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।